एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम है, तो हो सकता है फुल एनर्जेटिक के साथ क्लास नहीं ले पाऊंगा, बट क्लास को कंटिन्यू रखना है, तो जितना हो पाएगा हमसे उतनी एनर्जेटिक के साथ क्लास करेंगे। ओके, तो आज की रेगुलेशंस है 118, यानी कि मल्टी सेक्शंस एंड कंटिन्यूअस वर्किंग। मल्टी से तो आप समझ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअस वर्किंग क्या होता है? ये दोनों अलग अलग वर्ड है, अलग अलग बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। ओके, दोनों में अलग अलग मीनिंग निकलती है। तो फिलहाल यहाँ आप देखिए, मल्टी सेक्शंस यानी कि ये सरफेस हो गया आपका, कुछ बॉटम के बाद यानी कि कुछ डीप के बाद ये एक आपको कोयला का सिम मिल गया, 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर जो भी है, कोयला का सिम मिल गया। फिर आप आगे और डीप होल मारे या फिर बोरिंग किए या फिर पता लगाएं, तो आपको यहाँ क्या मिल गया? पार्टिंग मिल गया। पार्टिंग मीन्स ओबी मिल गया, ठीक है, ओबी मिल गया, कुछ पार्टिंग आ गया आपका। उसके बाद फिर थोड़ा सा और आप डीप गए तो यहाँ फिर से हमको कोयला मिल जाता है। कोयला मिल गया। इन द केस और एक थोड़ा सा डीप जाते हैं तो कुछ पार्टिंग आया, और देन आफ्टर फिर से लास्ट टाइम हमको यहाँ से भी कोयला मिल गया। कोयले का फॉर्मेशन कितना स्टार्ट हुआ, यानी कि कितना सेक्शन हुआ? ये पहला, ये तो ओबी आया, ये दूसरा, फिर ओबी आया, तो ये तीसरा। आपके पास कितना फॉर्मेशन यानी कि कितना कोयले का स्टार्ट आ गया? 1 2 3। अब बताइए, क्या इसमें हम लोग वर्किंग कर सकते हैं? अगर इंक्लाइन यहाँ से हम लेके आते हैं, यहाँ से सॉरी सरफेस यही है ना, तो यहाँ से इंक्लाइन लेके आते हैं, तो ये तो कोयला मेरा इजीली निकल जाएगा, ठीक है। बट इसके बाद यहाँ से इतना मेरा पार्टिंग है और हमें इस कोयले को निकालना है, तो क्या ये कोयला भी निकल सकता है? तो आंसर आएगा डेफिनेटली सर, ये कोयला भी निकल सकता है और ये कोयला भी निकल सकता है। तो कैसे निकालेंगे और किस मेथड से निकालेंगे? तो जो भी मेथड है या कैसे निकालेंगे, इसी माइनिंग को क्या कहा गया है? मल्टी सेक्शंस वर्किंग या मल्टी सेक्शंस माइनिंग। ठीक, अब बात आया सर कि तो फिर कंटिन्यूअस माइनिंग क्या होता है? तो कंटिन्यूअस माइनिंग क्या होता है? सरफेस रहा आपका, कोयले का फॉर्मेशन इतना रहा, यहाँ से रहा, फिर इतना ओबी रहा, फिर कोयला का फॉर्मेशन इतना रहा, देन आफ्टर नीचे आपका कोई फॉर्मेशन नहीं है, बाकी की बात ओबी ही है, ठीक। तो यहाँ का जो ये पार्टिंग है, ये पार्टिंग क्या कहता है कि 9 मीटर से ज़्यादा ना रहे, 9 मीटर से ज़्यादा ना रहे, ठीक। तो आप इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपने इंक्लाइन बनाया और कोयले का फॉर्मेशन निकाला, देन आफ्टर सेम थिंग इसको भी निकालना है, तो यहाँ भी आपको पहुँचना है। आप इसको इंक्लाइन के थ्रू से पहुँचिए या फिर यहाँ से यहाँ आ जाने के बाद शाफ्ट लगा दीजिए। बट दोनों सिम में अगर आप काम करते हैं और पार्टिंग 9 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो ये मेरा आ जाएगा कंटिन्यूअस वर्किंग में, ठीक। इसमें आप और
नोटिस कीजिए, इसमें बहुत सारे सेफ्टी को देखते हुए वर्किंग करना होता है। अब देखिए इसमें क्या बात आएगी कि सर कि फर्स्ट सिम हमने फॉर्मेशन निकाल लिया, सेकेंड सिम का भी फॉर्मेशन निकाल लिया, थर्ड का भी पता चल गया, बट सर 1 2 3 तीनों में से सर वर्किंग हम किसको पहले करेंगे? पहले ये वाला कोयला को खाएंगे या ये वाला कोयला को खाएंगे या फिर ये कोयला को खाएंगे? है तो आपके पास 3 सिम, तो किसको पहले खाएंगे? अब आप माइनर्स हैं, माइनिंग स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली आप सोच ही रहेंगे कि अगर इस पोर्शन को हम निकाल लेते हैं पहले तो मेरा सरफेस सब्सिडेंस होने का चांस है, यानी कि धंसने का चांस है। यहाँ तो आपका वैक्यूम रह जाएगा ना। अगर स्टोविंग भी करते हैं तो आप यहाँ वर्किंग करेंगे तो फिर भी यहाँ तो कुछ गैपिंग रह जाने के कारण धंसने का चांस है। तो पहले आप क्या दिमाग लगाएंगे कि सर पहले नीचे वाला खाते हैं, देन आफ्टर ऊपर वाला खाते हैं, ठीक ना, हार्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज आपने सही बताया, हाँ सर नीचे वाला हम पहले स्टार्टिंग करेंगे वर्किंग, ठीक है, डोंट वरी, नीचे वाला ही स्टार्टिंग करेंगे। बट आपको ऐसे वर्किंग करना है कि अगर मेरा ऊपर ए लिख रहे हैं, समझाने के लिए, अगर ऊपर हम ए लिख रहे हैं तो नीचे भी ए लिखेंगे, उसके बावजूद भी नीचे थर्ड वाले में भी ए लिखेंगे। ए का जितना डायमेंशन है उतना डायमेंशन सेकेंड वाले में भी होना चाहिए और उतना डायमेंशन थर्ड वाले में भी होना चाहिए। तो इसी तरह हमें वर्किंग करना है कि अगर हम यहाँ वर्किंग पिलर बना रहे हैं तो सेम इट इज इसी शेप में, इसी सेंटर में, इसी लाइनिंग में यहाँ भी पिलर बनेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ भी पिलर बनेगा, देन आफ्टर पिलर यहाँ अगर बनाते तो इसी सेंटर में यहाँ भी पिलर वर्किंग होगा, यहाँ भी वर्किंग होगा, इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। बट जैसे ही पिलर का एक्सट्रैक्शन करेंगे उसमें फिर आपको सेफ्टी लेना हो जाएगा, यानी कि पिलर का यहाँ पिलर तक आ गए, अब हमें एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक ना, एक्सट्रैक्शन करना है यानी कि खाना है पिलर को। तो पिलर को खाएंगे तो कैसे खाएंगे? तो डेफिनेटली अगर ये वाला हम स्टार्टिंग खाते हैं तो यहाँ वाला सपोर्ट हो सकता है धंस जाए, फिर ये वाला खाते तो हो सकता है ऊपर वाला धंस जाए, सब्सिडेंस हो जाए। तो पिलर का जो फॉर्मेशन होगा अल्टरनेट खाना है, हमें अल्टरनेट हार्वेस्ट करना है, यानी कि अगर हम ये पिलर खा रहे हैं तो इसके ऊपर वाला पिलर आपको टच नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है, छोड़ दीजिए। यहाँ वाला पिलर यानी कि ये वाला इस, अच्छा ये तो नहीं है, यहाँ है फॉर्मेशन, तो ये पिलर का अल्टरनेट हमको खाना है ताकि सब्सिडेंस मेरा ना रहे, ना होए, ठीक है। इसमें भी अल्टरनेट पिलर, यहाँ से पिलर अगर हम खा रहे हैं ये वाला तो इसके सेंटर वाला ना खा के आपको यहाँ वाला खाना है। तो पहले आपको नीचे वाला खा लेना है, देन आफ्टर आपको ऊपर वाला खाना है। पहले नीचे वाला रेडी कर लेना है, देन आफ्टर ऊपर वाला दिस वन, ठीक, ताकि यहाँ तो मेरा अगर वैक्यूम हो जाता है, ये खाली भी हो जाता है, ठीक ना, इसके ऊपर तो मेरा कोयले का फॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये धंस भी जाए तो नो मैटर। फिर अगर आप यहाँ वाला कोयला खाते हैं, इसके ऊपर आपका कोयला है, फिर पिलर है, तो यहाँ तो वेट यानी कि लोड कैपेसिटी ज़्यादा आएगा, तो यहाँ भी आप धंसने का चांस होता है। तो पहले आपको इसी को खाना है, देन आपको इसको खाना है, और इसी तरह अल्टरनेट जाएगा, ठीक, ये हो गया। उसके बाद इसमें एक पॉइंट कहता है किसी भी पिलर का
किसी भी पिलर का पार्टिंग जो होगा वो 3 मीटर से कम नहीं, सॉरी, किसी भी सेक्शंस का यानी कि सिम का जो पार्टिंग होगा वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, वो भी हार्ड सरफेस में, मतलब हार्ड स्ट्रैटा में। तीन मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 9 मीटर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टिंग बिटवीन टू कंटिन्यूअस सीम्स या फिर मल्टी सेक्शन सीम्स, parting lie between, okay, not less than 3 मीटर, ठीक, और not greater than 9 मीटर। ये हो गया। उसके बाद किसी भी कंटिन्यूअस सिम को या मल्टी सेक्शन सिम को चलाने के लिए आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन से परमिशन लेना होगा। ओके, और इसमें और क्या बात आएगी, एक बात और कि ये भी सिम में काम चल रहा है और ये भी सिम में काम चल रहा है, तो दोनों का जो सुपरवाइजर होगा यानी कि दोनों का जो ओवरमैन होगा वो सेम होगा, यानी कि एक ही ओवरमैन दोनों सिम को देखेंगे। ये नहीं कि यहाँ के लिए अलग ओवरमैन और यहाँ के लिए अलग ओवरमैन, तो मिस कम्युनिकेट ना हो जाए, इसीलिए ये सिंगल ओवरमैन को वर्किंग दिया गया है। और इसमें आप क्या देख सकते हैं, कंटिन्यूअस मल्टी सेक्शंस 3 मीटर 9 मीटर, और चलिए रेगुलेशन देखते हैं क्या हिसाब है। तो रेगुलेशंस कहता है नो वर्किंग इन हायर सिम और सेक्शन शॉल बी डन ओवर एन एरिया लोअर सिम और सेक्शंस विल विच में बी कोलैप्स, यानी कि कह रहा है कि कोई भी सिम्स ऊपर हो या नीचे हो, हायर हो या लोअर हो, अगर किसी में सब्सिडेंस या कोलैप्स होने का चांस है, स्टार्टा कमजोर है, सब्सिडेंस या कोलैप्स होने का चांस है, तो ऐसे सिम में हम लोग वर्किंग नहीं करेंगे। ये पहला सिम, ये मेरा ओबी और ये दूसरा सिम, ठीक ना। यहाँ का पिलर अगर कमजोर है, सब्सिडेंस होने का चांस है, तो ऐसे सिम में हम लोग वर्किंग नहीं करेंगे। या फिर यहाँ का पिलर सब्सिडेंस होने के चांस है, तो ऐसे सिम्स में हम लोग वर्किंग नहीं करेंगे। ओके, ऊपर रहे या नीचे रहे, सब्सिडेंस ना हो, पिलर का स्ट्रैटा एकदम फिक्स्ड रहे, फिक्स्ड मतलब कॉम्पैक्ट रहे, टूटे ना, और स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। और एक चीज जो नो वर्किंग हायर देन एरिया लोअर सिम और सेक्शन विच में भी कोलैप्स, हाँ, कोलैप्स होने का अगर खतरा हो तो वर्किंग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है नो वर्किंग शॉल बी मेड इज मोर देन one section in any sim, nor shall working be made in any two sims lying within 9 meter of each other within the prior permissions in the written of the chief inspector। दो सिम के बीच का जो पार्टिंग्स है वो 9 मीटर के बीच आता है, तो ऐसे केस में आपको कंटिन्यूअस या मल्टी सेक्शन सिम्स वर्किंग चलाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर से परमिशंस लेना
होगा। ओके, इसके बाद कहता है एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशंस अंडर सब रेगुलेशन 2 शॉल बी accompanied बाय 2 कॉपीज, यानी कि आपको परमिशन लेने के लिए पूरी प्लान की 2 कॉपी आपको रखना है, एक अपने पास और एक चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजना होता है और उनसे परमिशन लेने के लिए दिखाना भी होगा। उस प्लान में क्या क्या दिखाया जाएगा? पहला तो वर्किंग आपका एनी टाइम, जो कोई भी प्लान बनाते हैं तो करंट वर्किंग आपको तो दिखाना ही होता है, ठीक ना। पूरी वर्किंग का लेआउट दिखाना होता है, फिर सेक्शंस और सीम दिखाना होता है, डेप्थ ऑफ द सीम भी दिखाना होता है, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द डीप भी दिखाना होता है, प्रपोज्ड डायमेंशन ऑफ पिलर भी एंड गैलरी ऑफ ईच सीम और सेक्शंस दिखाना होता है, और थिकनेस, दोनों की पार्टिंग की थिकनेस क्या है ये भी दिखाना होता है, ठीक है। तो कह रहा है यही चीज, एवरी एप्लीकेशन फॉर द परमिशंस ऑफ सब रेगुलेशंस 2 shall be accompanied by 2 copies of a plan showing the proposed layout of the workings, sections of the seams or seam, the depth of the seams from the surface, the rate and direction of deep, the proposed dimension of pillars and galleries in each or sections, and thickness of the parting between 2 और सेक्शंस। ओके, इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है वेयर 2 और मोर सच सीम और सेक्शंस आर वर्क इन ए माइन, 2 या 2 से ज्यादा सीम या सेक्शंस आपकी माइंस में काम चल रही है तो द पिलर ऑफ 1 सेक्शंस और सीम्स शॉल बी फार प्रैक्टिकेबल बी वर्टिकली above or below the pillars in the other seams or sections unless the strata are inclined at angle more than 30 degree from the horizontal। मतलब कह रहा है कि अगर किसी माइंस में 2 या 3 सेक्शंस या कंटिन्यूअस वर्किंग चल रही है तो वैसे केस में जो इंक्लाइनेशन रहेगा सीम का वो 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, inclination of the seams are 30 डिग्री एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। इंक्लाइनेट मतलब स्टार्टर का इंक्लाइन। ओके, उसके बाद 5वां पॉइंट कहता है द पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी 2 सीम्स और सेक्शन नॉट बी लेस देन 3 मीटर इन एनी थिकनेस एट एनी प्लेस। 3 मीटर से लेस कभी नहीं होना चाहिए पार्टिंग बिटवीन थिकनेस ऑफ द 2 सीम्स। अगर पहला सीम्स ये दूसरा सीम्स तो 3 मीटर का मिनिमम यहाँ का पार्टिंग होना चाहिए मल्टी सेक्शन या कंटिन्यूअस वर्किंग में, तभी जाके हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। इसमें पॉइंट दिया है प्रोवाइडेड दैट चीफ इंस्पेक्टर में बी ऑर्डर इन द रिटर्न in subject to such condition he has specified permit required smaller or greater than thickness of the parting as may be case। 3 मीटर से कम या 9 मीटर से ज़्यादा है तो आपको फिर चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन तो लेना ही होता है और निर्देश जो भी मिले वो आपको फॉलो करना ही होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, यानी कि रेगुलेशंस 118 कंप्लीट। इसके बाद वर्किंग अंडर रेलवे एंड रोड्स ETC रेगुलेशन 119 देखेंगे। ओके डियर्स, और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि AIDO के चेयरपर्सन्स और उनकी ट्रस्ट के मेंबर या फिर उनके एसोसिएशन के मेंबर हमारे लिए यानी कि वैकेंसी कोल इंडिया में आ नहीं रही है तो न्यू वैकेंसी लाने के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। 10 जुलाई को हम लोग DGMS में भी धरना प्रदर्शन किए हुए थे, बाइक रैली भी निकाले हुए थे और उसी को देखते हुए 23 जुलाई को फिर से हेडक्वार्टर यानी कि कोलकाता निकलना है, जाना है, कोल इंडिया के समक्ष अपनी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रखना है और बैठक करना है।
किस लिए? ताकि वैकेंसी आ सके और हमें रोजगार मिल सके। ठीक है, तो इसमें आप सभी से निवेदन है, जितनी बड़ी मात्रा में आप एकजुटता का बल परिचय देंगे, उतनी हमारी वजन रहेगी। तो निवेदन है, आप सभी भी 23 तारीख को कोलकाता निकलिए, हेडक्वार्टर निकलिए, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर निकलिए और अपनी वैकेंसी को लेके आवाज़ बनिए या आवाज़ उठाइए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर कभी, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।